कहानी की शुरुआत में रानी बारिश में भीगती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सभी से विनती करती है कि मुझे मेरे पति से बचा लीजिए। और फिर कहानी 2 महीने पहले शुरू होती है। रानी ज्वालापुर से आगरा शिफ्ट हो गई है और उसने अपने परिवार से सभी नाते तोड़ दिए हैं। आगरा में उसने एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली है और उसी से वह अपना घर चलाती है। रानी जिस जगह पर रहती थी उस जगह की मालकिन को एक व्यक्ति हर महीने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने आता था। एक दिन रानी जल्दबाजी में ब्यूटी पार्लर की ओर निकलती है, लेकिन वह अपना सामान वहीं पर भूल जाती है। वह व्यक्ति रानी का सामान देने के लिए जाता है। सामान वापस करना तो एक बहाना था, दरअसल वह रानी को बहुत पसंद करता था। इसका नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु रानी की दुकान के बाहर बैठा रहता है ताकि वह उससे बात कर सके। थोड़ी देर बाद वहां पर बारिश होने लगती है। रानी बाहर देखती है कि अभिमन्यु अभी भी बाहर है। वह उसके लिए छाता लेकर जाती है। अभिमन्यु रानी से सिनेमा देखने के लिए पूछता है, जिसका जवाब रानी हाँ में दे देती है। अब वह लोग कल शाम 6 बजे जाने का डिसाइड करते हैं। इधर हम एक दूसरे व्यक्ति को भी देखते हैं जिसका नाम ऋषभ है। ऋषभ रानी का पति है और उसका पहला प्यार। अब हम ऋषभ की जिंदगी देखते हैं। उसका एक हाथ टूटा हुआ है। थाईलैंड जाने के लिए उसने और रानी ने कुछ रुपए जमा किए हैं, जिसे उन्होंने गुड्डू ट्रेवल्स को दिए थे ताकि वह उसका पासपोर्ट बना सके। ऋषभ भी आगरा में एक अपाहिज लड़की पूनम के घर पर रहता है। पूनम ऋषभ को प्यार करती है, लेकिन ऋषभ उसे हमेशा इग्नोर करता रहता है। ऋषभ और रानी आपस में बहुत कम मिलते हैं क्योंकि सारी दुनिया के लिए ऋषभ मर चुका है। ऋषभ रानी को बताता है कि अगले वीक में उन्हें उनका पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसके बाद वह एक नई जिंदगी जिएंगे। अब हम अगले फ्राइडे को देखते हैं। आज अभिमन्यु रानी के साथ सिनेमा देखने जाने वाला है, लेकिन तब तक ऋषभ रानी के कमरे में चला जाता है। रानी उसे देखकर काफी खुश होती है क्योंकि आज वह ऋषभ से काफी दिनों बाद मिल रही है। इधर अभिमन्यु ने तो सिनेमा की टिकट भी ले ली थी, लेकिन रात काफी हो गई और बारिश होने लगी। वह सिर्फ रानी का इंतजार करते रह जाता है। रात में अभिमन्यु रानी को टमाटर देने के बहाने से उसके घर पर जाता है और जब रानी उसे देखती है तब उसे सिनेमा की याद आती है कि उसने तो उसके साथ जाने को कहा था। और रानी अभिमन्यु से माफ़ी मांगती है। अभिमन्यु उसे माफ़ कर देता है। सब्जी मंडी में रानी ऋषभ से मिलती है। वह उसे अभिमन्यु के बारे में बताती है कि उस दिन उसे अभिमन्यु के साथ सिनेमा जाना था। वह लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी एक चोर रानी के हाथों से पर्स लेकर भागने लगता है। ऋषभ उस चोर का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह पुलिस के जीप के पास आ जाता है। जल्दी से ऋषभ वहां से यू टर्न ले लेता है। इधर हम पुलिस किशोर को देखते हैं, जिसने रानी के केस को सुलझाने में मदद करी थी। रानी जब किशोर को देखती है तब वह भी जल्दी से अपने घर की ओर निकलने लगती है। किशोर ने रानी को देख लिया था। थोड़ी देर बाद वह उसका पर्स लुटाने के लिए उसके घर तक पहुंच जाता है और कहता है, देखो भगवान ने हमें फिर से मिला दिया। आगरा पुलिस ऋषभ को ढूंढ रही होती है, इसलिए रानी सतर्क हो जाती है और कॉल पर भी बात नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि पुलिस कॉल को ट्रैक कर रही है। और एक रात ऋषभ कचरा इकट्ठे करने वाली गाड़ी पर एक किताब रखकर भेजता है जिसमें पंडित दिनेश कुमार की शायरी लिखी होती है। रानी जैसे ही उस मैसेज को पढ़ती है वह समझ जाती है कि ऋषभ ने यह भेजा है, इसलिए वह वहां के PCU कॉल सेंटर पहुंच जाती है और वहां से ऋषभ को कॉल करती है। ऋषभ रानी से कहता है कि अभी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हो सकता है पुलिस तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाए। अगले दिन वैसा ही होता है। इंस्पेक्टर किशोर रानी से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। किशोर रानी से पूछता है कि नैतिक वर्मा नाम का कौन व्यक्ति है जिससे तुम 24 घंटे बात करती रहती हो। दरअसल ऋषभ दूसरे नाम से रानी को हमेशा कॉल किया करता था। रानी उसे बताती है कि दरअसल वह राहुल था जो नैतिक बनकर उसे कॉल किया करता था, और एक दिन जब उसकी बीवी ने उसे पकड़ लिया तब से उसने कॉल करना बंद कर दिया। तभी पीछे से DIG मृत्युंजय पासवान आते हैं। अब उनकी बारी होती है इस केस को हैंडल करने की। सबसे पहले वह अपने बारे में उसे बताते हैं कि वह नील के चाचा हैं और वह बदला लेने के लिए आए हैं। वह रानी से कहते हैं कि ऋषभ से कह देना कि उसके मोंटू चाचा उसे छोड़ेंगे नहीं। पुलिस पीछा करते करते गुड्डू ट्रेवल्स तक पहुंच जाती है और जब यह बात ऋषभ को पता चलती है तब वह लोग समझ जाते हैं कि उनके पैसे बर्बाद हो चुके हैं और उन्हें पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा। इसके बाद पुलिस पूनम के घर पर पहुंच जाती है जहां पर ऋषभ किराए पर रहता था। पुलिस पूनम को ऋषभ का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है, लेकिन पूनम यहां पर झूठ बोल देती है कि यह व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। पूनम ने ऋषभ को बचाया था क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। ऋषभ अब काफी डर चुका था। वह रानी को बताता है कि शायद उसे सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन रानी उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास एक प्लान था। अब वह कंपाउंडर अभिमन्यु से शादी करने का डिसाइड करती है ताकि पुलिस का शक उससे हट जाए। रानी अभिमन्यु से शादी कर लेती है
लेकिन फिर भी वह लोग पति पत्नी की तरह नहीं रहते और एक दिन फ्रस्ट्रेशन में रानी ऋषभ के बारे में अभिमन्यु को बताती है। अभिमन्यु को पता चल गया था कि ऋषभ जिंदा है, इसलिए वह रानी से उसे ऋषभ से मिलवाने के लिए कहता है। अब तीनों लोग मिलते हैं। अभिमन्यु ऋषभ से कहता है कि मैं रानी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन रानी तुमसे प्यार करती है और उसकी खुशी के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवाऊंगा क्योंकि मेरी जान पहचान काफी अच्छी है। लेकिन ऋषभ को अभिमन्यु पर थोड़ा शक हो रहा होता है, लेकिन उन दोनों के पास इस समय कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वह लोग अभिमन्यु पर विश्वास करते हैं और इस प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। अभिमन्यु ऋषभ को अपने क्लिनिक में रहने के लिए कहता है, क्योंकि जब तक पासपोर्ट नहीं बन जाता तब तक वह वहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद अभिमन्यु रानी से मिलने के लिए जाता है। वह रानी से कहता है कि कुछ दिनों बाद वह तो इंडिया से चली जाएगी, लेकिन क्या वह उसके साथ आज घूमने चलेगी। रानी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि अभिमन्यु उनकी काफी मदद कर रहा था। ऋषभ का पीछा करते करते वहाँ पर पूनम भी पहुँच जाती है और अब वह ऋषभ को ब्लैकमेल करती है कि वह उसके साथ चले, वरना वह पुलिस को उसके बारे में सब कुछ सच सच बता देगी। ऋषभ उससे 3 महीने का वक्त मांगता है कि वह उसे 3 महीने का वक्त दे, इसके बाद वह उसके साथ चला जाएगा। यह बात सुनकर पूनम खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आता है। ऋषभ उस व्यक्ति को नहीं जानता था। अभी हमें इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, इसको हम स्टोरी में आगे जानेंगे। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु ऋषभ के लिए खाना लेकर आता है। वह ऋषभ से पूछता है कि क्या कोई व्यक्ति आज यहाँ पर आया था। ऋषभ उसे मना कर देता है, लेकिन अभिमन्यु समझ जाता है कि वहाँ पर वह व्यक्ति आया था। दरअसल इस व्यक्ति का नाम लल्लन है। कुछ सालों पहले अभिमन्यु ने लल्लन से कहकर एक सांप मंगवाया था और अपने चाचा और परिवारजनों को उससे कटवाया था, क्योंकि उसके चाचा ने उसकी प्रॉपर्टी हत्या ली थी और तभी से लल्लन उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ऋषभ समझ जाता है कि अभिमन्यु एक खतरनाक व्यक्ति है। रानी उसके चंगुल में ना फंस जाए, इसलिए ऋषभ उस पर हमला कर देता है, लेकिन अभिमन्यु उसे कमरे में बंद करके रानी के साथ चला जाता है। रात में अभिमन्यु रानी को अपने घर पर लाता है और उसे दिनेश पंडित की सारी किताबें दिखाता है। वह भी उनका बहुत बड़ा फैन है और उनकी एक किताब से इंस्पायर होकर उसने अपने परिवार को सांप से कटवा कर मरवाया था। अब कहानी फिर से हमारी शुरू में पहुंच जाती है। रानी बरसात में भीगते हुए पुलिस के पास जाती है। वह डीआईजी मृत्युंजय से कहती है कि ऋषभ को बचा लीजिए, वरना अभिमन्यु से मार देगा। मृत्युंजय को लगता है कि फाइनली अब यह केस सॉल्व होने वाला है, क्योंकि अब उसे ऋषभ का पता मिल चुका है। डीआईजी इंस्पेक्टर किशोर को अभिमन्यु के घर भेजता है और जब किशोर वहां पहुंचता है तब वहां पर कोई नहीं होता। तभी किशोर को एक कॉल आती है कि आगरा की एक जगह पर 2 जनों की लाश मिली है। पुलिस को लगता है कि यह दोनों जरूर ऋषभ और अभिमन्यु होंगे, इसलिए पुलिस रानी को लेकर क्राइम सीन पर पहुंचती है। वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि बॉडी पूनम और किसी और व्यक्ति की थी, यानी ऋषभ फिर से बच निकला था। अब पुलिस वाले रानी को 3rd डिग्री देते हैं। उन्हें पूरा विश्वास होता है रानी को बचाने के लिए ऋषभ जरूर आएगा, और ऐसा ही होता है। एक वीडियो जारी करके ऋषभ पुलिस वालों से कहता है कि 3 दिन बाद वह सरेंडर कर देगा रेलवे ब्रिज पर 8 बजे। लेकिन तभी जब वह रानी को वहां पर ले आएंगी, पुलिस एग्री कर देती है। पुलिस अब उस ब्रिज पर तैयारी करने लगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऋषभ नीचे नदी में नहीं कूदेगा, क्योंकि नदी में मगरमच्छ हैं। अब 3 दिन बाद ऋषभ उस ब्रिज पर खड़ा होता है। पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए तैयार होती है। पुलिस वाले रानी को आगे छोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन पुलिस वालों में से एक कांस्टेबल आगे बढ़ने लगता है। वह डीआईजी के कमांड को फॉलो नहीं करता। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु है। अब अभिमन्यु ऋषभ पर बंदूक तान देता है। उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है, जिस वजह से तीनों लोग नदी में गिर जाते हैं और एक बार फिर से पुलिस ऋषभ को पकड़ने में नाकामयाब रहती है। इसके बाद मृत्युंजय एक मीटिंग रखता है और सभी को बताता है कि किस तरह हमें बेवकूफ बनाया गया है। वह बताता है कि अभिमन्यु के क्लिनिक के सामने एक हमें फुटेज मिली है, जिसमें सबसे पहले पूनम उससे मिलने के लिए आई थी। थोड़ी देर बाद लल्लन वहां पर आया था, जो कि हमेशा टाइम टू टाइम वहां पर आता था, और जो 2 लाश हमने देखी वह पूनम और लल्लन की थी। दोनों लाश पुलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए थी, क्योंकि पूनम ऋषभ का सच जानती थी और लल्लन अभिमन्यु का। इन दोनों की मौत से उनको फायदा हुआ। अब हम दूसरी फुटेज को देखते हैं, जो अभिमन्यु के घर की थी। 7 बजे अभिमन्यु और रानी घर पहुंचती हैं। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, जो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ था। इसके बाद रानी वहां से भागती है और भागते भागते पुलिस स्टेशन आती है और ऐसा दिखाती है कि वह एक अबला नारी है। यह सब उनका पहले से प्री प्लान था। थोड़ी देर बाद ऋषभ और अभिमन्यु वहां से चले जाते हैं। यह सब उनका प्लान था कि वह लोग नदी में कूदेंगे, लेकिन पुलिस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग मगरमच्छों से कैसे बच गए। और अब जबकि यह केस काफी समय से चल रहा था, तो डीआईजी के सीनियर ने इस केस को बंद करने को कहा, और ऐसा ही होता है।
हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। अभिमन्यु और रानी हिमाचल में एक जगह पर रह रहे होते हैं। हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है कि उस रात ऋषभ मगरमच्छ के चपेट में मारा गया, लेकिन असली सच अभिमन्यु जानता था, क्योंकि रानी को पाने के चक्कर में उसने ऋषभ को मारा था। कुछ समय बाद रानी को एक किताब मिलती है जिस पर शायरी लिखी होती है, और यह शायरी ऋषभ ने लिखी थी। रानी समझ जाती है कि ऋषभ जिंदा है और वह उससे मंदिर में मिलती है। ऋषभ उसे अभिमन्यु के बारे में सब कुछ सच बता देता है। अब रानी अभिमन्यु को पकड़वाने के लिए एक प्लान बनाती है। वह दिनेश पंडित की मगरमच्छ के शिकंजा वाली किताब डीआईजी मृत्युंजय को भेजती है। इस किताब के 3 ही प्रिंट थे, यानी कि इसको ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा। मृत्युंजय समझ जाता है कि उस रात यह लोग कैसे बचे होंगे। रानी ने किताब में अपना एड्रेस भी लिखा था। रानी ने अभिमन्यु को अब उस जगह बुलाया होता है। दूसरी तरफ वहाँ पर डीआईजी मृत्युंजय भी पहुँच जाते हैं। रानी अभिमन्यु से कहती है कि तुम मुझे नहीं पा सकते क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है और ऋषभ को मारा है। इसके बाद वह झरने में कूद जाती है। पुलिस अब अभिमन्यु को पकड़ लेती है। इधर हम देखते हैं रानी अभी जिंदा है। दरअसल यह सब ऋषभ और रानी का प्लान था। फाइनली दोनों अब मिल पाते हैं। कहानी के अंत में एक सीक्रेट रिवील होता है कि अभिमन्यु के पास दिनेश पंडित की जितनी भी किताबें थी, इसका राज है था कि दिनेश पंडित अभिमन्यु के पिता थे। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।